This video is brought to you by Alpine Academy, subject Chemistry, class first year, Sindh textbook board, Jamshoro. Chemistry, class first year, second year, Sindh textbook board, Jamshoro. Assalamualaikum guys, welcome to Alpine Academy. Lecture number 2, chapter number 7, Solution and Electrolytes of your Chemistry class first year book, Sindh textbook, Jamshoro. Okay, in this lecture we will discuss further new topics like conductance of electric current through solution, electrolysis, and what are the electrode potential, how we can calculate electrode potential of any metal by using reference electrode potential of hydrogen, which is standard hydrogen electrode potential, and also different other topics we will discuss in this lecture. So let's move forward to our new topic. ओके हमारे पास हेडिंग है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू सॉल्यूशन। इसका मतलब ये होता है कि इलेक्ट्रिक करंट को सॉल्यूशंस के जरिए पास करवाना, और इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट कर सकता है, मतलब वो सॉल्यूशन इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट कर पाता है तो उसकी क्या कंडीशंस है। कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिपेंड्स ऑन सम फैक्टर, ठीक है, मतलब कि सॉल्यूशन में जो इलेक्ट्रिक करंट पास होगा वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, यानी ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से ज़्यादा पास हो सकता है इलेक्ट्रिक करंट, ऐसे फैक्टर जिनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट हल्के मतलब स्लो पास मूव कर सकता है या पास हो सकता है। तो वो सबसे पहले आपके पास आ जाते हैं जो फैक्टर्स हैं डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि आप किसी भी प्योर चीज़ को कितना आप अनप्योर कर दो, ठीक है, इम्प्योर कर दो, सॉरी इम्प्योर मतलब कि उसमें मिलावट कर दें। डाइल्यूशन का मतलब ये होगा कि आपके पास लेट सपोज कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड है, उसमें से करंट को हमने पास करवाना है, तो उसमें अगर हम करंट पास करवाते हैं तो उस पर इलेक्ट्रिक करंट कितना पास होता है ये मेजर करें। और डाइल्यूशन मतलब कि उस सल्फ्यूरिक एसिड में हम कुछ आधा कप या कुछ भी लिटिल अमाउंट ऑफ वाटर ऐड करवा दें, इसका मतलब हमने उसको इम्प्योर कर दिया, उसमें डाइल्यूशंस क्रिएट कर दी। डाइल्यूशन यानी थोड़ा डाइल्यूटेड कर दिया जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट की कंडक्टेंस में भी वेरिएशंस आई, यानी ज़्यादा उसने कंडक्टेंस दिखाई, यानी इलेक्ट्रिक करंट डाइल्यूशन सब्सटेंसेस में इजीली पास हो जाता है, ठीक है, ये बात कही जा रही है इसमें। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन जो है कंडक्टेंस बेसिकली ऑफ इलेक्ट्रोलाइट आल्सो डिपेंड अपॉन द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की जो कंडक्टेंस है वो डिपेंड करती है उसकी डिग्री ऑफ आयनाइजेशन के ऊपर, कि वो इलेक्ट्रोलाइट कितने अच्छे से आयोनाइज हो रहा है किसी भी सॉल्यूशन में, ठीक है। डिग्री ऑफ आयनाइजेशन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ डिसोसिएट मॉलिक्यूल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिसॉल्व्ड मॉलिक्यूल्स। डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन का फॉर्मूला ये बता रहा है कि आपके सॉल्यूशन में जितने भी नंबर ऑफ आयोनाइज मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे वो मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो गए वो मॉलिक्यूल्स टोटल डिवाइडेड बाय वो मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट नहीं हुए, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन। ये रेशो है, वो मॉलिक्यूल जो डिसोसिएट हो गए उनका डिवाइड करेंगे जो मॉलिक्यूल डिसोसिएट नहीं हुए उनका, ये रेशो आपका बताता है डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन, ठीक है। जितनी ज़्यादा डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन होगी उतनी ही अच्छी इलेक्ट्रोलाइट होगा, यानी उतना ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, जिसकी वजह से कंडक्टेंस भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी ज़्यादा आयोनाइजेशन की डिग्री होगी, ठीक है, यानी जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आयोनाइजेशन होगा इलेक्ट्रोलाइट का उतना ही करंट अच्छे से पास होगा। एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ आयंस, थर्ड पॉइंट आपके पास वेलोसिटी ऑफ आयंस है, जितने ज़्यादा वेलोसिटी होगी आयंस की उतना ही करंट की वेलोसिटी भी इजीली मैच करेगी और इजीली पास करेगा उसमें से, ठीक है। मॉलिक्यूल स्लोली मूव कर रहे हैं, करंट के पार्टिकल्स मतलब जैसे चार्ज पार्टिकल है जो इलेक्ट्रॉन है, करंट बेसिकली इलेक्ट्रॉन है, अब इलेक्ट्रॉन के सामने पार्टिकल्स आ जाएंगे तो वो मूव करने में परेशानी होगी, तो जितनी ज़्यादा स्पीड में मूव कर रहे होंगे उतनी ही ज़्यादा जगह मिलेगी इलेक्ट्रॉन को पास होने के लिए, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ आयंस बेसिकली जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी उतनी ही जो है कहते हैं करंट को पास करने में आसानी होगी। टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर से क्या होगा कि अगर आप जो है कहते हैं टेम्परेचर मतलब बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन का तो मॉलिक्यूल्स अपनी जगहों से दूसरी जगह इजीली और आसानी से बहुत स्पीड में पास कर जाएंगे, ठीक है, यानी अपनी जगह से दूर चले जाएंगे एक तरीके से। टेम्परेचर से ये फ़र्क पड़ेगा। प्रेशर से आपके पास इतनी वेरिएशंस नहीं आती। अगर हम प्रेशर्स की बात करें तो प्रेशर पे आपके पास 2000 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर अगर हम बढ़ाते हैं किसी भी सॉल्यूशन पे वो प्रेशर अप्लाई करते हैं तो 0.6% आपकी वैल्यू में चेंज आता है, यानी 0.6% कंडक्टेंस बढ़ती है एक तरीके से, ठीक है। बट टेम्परेचर में थोड़ी ज़्यादा अच्छे से बढ़ती है। अगर 1 डिग्री भी टेम्परेचर बढ़ा दें तो 2 से 2.5% तक आपकी कंडक्टेंस इलेक्ट्रिक करंट की ज़्यादा अच्छे से
बढ़ जाती है, ठीक है। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये हैं कि अगर कंडक्टेंस डिक्रीज करें विद द इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इसका मतलब ये है कि कंसंट्रेशन बढ़ाएगी, ठीक है, मतलब कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो कंडक्टेंस, इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्टेंस यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना कम होगा। जितना ज़्यादा कंसंट्रेटेड होगा उतनी ही कंडक्टेंस कम होगी। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डायल्यूशन, अगर हम उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन को डायल्यूट कर दें तो आपकी कंडक्टेंस उससे बढ़ जाएगी, ठीक है। कंडक्टेंस इंक्रीजेस विद द वेलोसिटी ऑफ आयन, ठीक है। ये बेसिक पॉइंट्स है, मैं बात ये इस वजह से लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट्स आप अपने ध्यान में बिठा लें। अब ये क्यों होता है वो मैंने ऊपर आपको समझा दिया, और इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपने ये ध्यान में बिठाने की, वेलोसिटी ऑफ आयन बढ़ेगी तो कंडक्टेंस भी बढ़ेगी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ड्यू टू हाई कंडक्टेंस इन इट्स सॉल्यूशन। अब जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा उसकी की डिग्री ऑफ आयनाइजेशन भी बहुत हाई होगी। अब हाई डिग्री ऑफ आयनाइजेशन तो इलेक्ट्रोलाइट जो है ज़्यादा कंडक्ट कर सकेगा इलेक्ट्रिसिटी अपने अंदर से, ठीक है, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इजीली उसमें से, उसके सॉल्यूशन में से पास हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट है प्रेशर हैज़ नो नोटिसेबल इफेक्ट ऑन कंडक्शन, यानी प्रेशर से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा आपकी कंडक्टेंस के ऊपर, ठीक है। टेम्परेचर से थोड़ा इफेक्ट पड़ता है, 1 डिग्री से 2 से 2.5% तक वेरी कर जाता है, ठीक है। वही बात है कि आपके पास जो इंक्रीज करेंगे हम टेम्परेचर तो 2 से 2.5% वो वेरी कर जाएगा बाय 1 डिग्री ऑफ टेम्परेचर, यानी 1 डिग्री बनाने पे इतना वेरिएशन, इतनी डेविएशन आएगी, ओके। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? सबसे पहले इलेक्ट्रोलिसिस में एक चीज होती है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? इलेक्ट्रोलाइट वो सब्सटेंस होता है जो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है, अपनी मोल्टन फॉर्म में। मोल्टन फॉर्म यानी लिक्विड फॉर्म एक तरीके से, ठीक है। उसमें जो करंट कंडक्ट कर ले उसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपनी मोल्टन फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सके उसको हम इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या होता है? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट की दूसरी भी डेफिनेशन है सब्सटेंस दैट गिव आयंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर। इलेक्ट्रोलाइट को ये भी कहा जाता है कि ऐसे सब्सटेंस जो आयंस प्रोड्यूस करते हैं जब वाटर में वो डिसॉल्व हो जाए उनको आप इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस आपके पास व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, it ions migrated towards their respective electrode and become neutral. This process is called electrolysis. इलेक्ट्रोलिसिस में आपके पास ये होता है जब हम किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में करंट पास करवाते हैं थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्यूशन होता है, यानी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो एक इलेक्ट्रोलाइट का है, और जब हम उसमें करंट पास करवा रहे हैं तो जो इलेक्ट्रोलाइट उस सॉल्यूशन में डिसोसिएट हुआ था अपने आयंस में, जब करंट हमने पास कराया तो वो आयंस ट्रैवल करेंगे अपनी ही रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड पे। अगर एक आयन पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा, अगर एक आयन नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ जाएगा जब हम करंट को पास करवाएंगे। एंड बिकम्स न्यूट्रल, दिस प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोलिसिस। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, जब वो आयंस वहां जाके इलेक्ट्रोड पे जाके अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे तो उन प्रोसेस को बोला जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। The movement of anions and cations toward their respective electrode with all accompanying chemical changes in an electrolytic solution under the influence of electric current, ठीक है। इस डेफिनेशन को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि मूवमेंट होती है एनायन और कैटाइन की, किस तरफ मूवमेंट होती है? उनके अपोजिट इलेक्ट्रोड की तरफ। अगर पॉजिटिव आयन है तो वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेगा विथ ऑल अकम्पेइंग केमिकल चेंजेस, और इसकी वजह से जो है कहते हैं आपके पास केमिकल चेंज हो रहा होता है क्योंकि आयंस मूव कर रहे होते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, और ये सब किसकी मदद से हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है? अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिसिटी को जब हमने पास करवाया तो ये सब हमें ऑब्जर्व करने को मिला, ठीक है। अब हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल को पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के में ही ये सब काम होता है और इस प्रोसेस को हम इलेक्ट्रोलाइसिस बोलते हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में पूरा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म्ड इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस सेल में परफॉर्म होता है। कंस्ट्रक्शन क्या होती है सेल की? पॉजिटिव इलेक्ट्रोड टर्म्स एज एनोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड टर्म्स एज कैथोड, ठीक है। पॉजिटिव इलेक्ट्रोड जो होती है वो आपके पास एनोड होती है और जो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होती है वो आपके पास मोस्टली कैथोड होती है, ठीक है, जहां पे इलेक्ट्रॉन आपको मिल रहे होते हैं
वो कैथोड होती है आपके पास, नेगेटिव इलेक्ट्रोड। नॉर्मली ऐसी कंडीशन में ऐसा होता है, ठीक है। ये चेंज भी हो सकती है, कोई परमानेंट नहीं है कि पॉजिटिव एनोड हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगी और कैथोड हमेशा नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगी, ऐसा परमानेंट नहीं है। ये चेंज होती रहती है विद रिस्पेक्ट टू आवर स्टडी और जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहाँ से मिलेगा उस सेल में, वो भी आपके पास कंस्ट्रक्शन में आता है। ये बैटरी है, ये आपके पास नॉर्मल एसी सिग्नल आ रहे हैं जो नॉर्मल सॉकेट से आप घरों के होम अप्लायंसेस से इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है, तो वो करंट तो खैर बहुत हाई वोल्टेज पे होता है, तो उस सॉल्यूशन में करंट ऐसा पैदा करेगा कि आपको भी करंट लग सकता है, तो उस पर आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको डीसी सप्लाई देनी पड़ेगी ताकि आप इजीली ये प्रोसेस को ऑब्जर्व और मेजर कर सकें। वायर्स फॉर कंप्लीटिंग इलेक्ट्रिकल कनेक्शन, उसके अलावा बैटरी से या जो भी इलेक्ट्रिकल सोर्स है उसको आप इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करेंगे, तो उसके लिए आपको कोई वायर चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वायर है, वायर के बगैर ये सब काम होगा ही नहीं, ठीक है। एनोड, द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन अकर्स इज कॉल्ड एनोड, ठीक है। ऐसी इलेक्ट्रोड जहां ऑक्सीडेशन हो रही हो उसको हम एनोड बोलते हैं। असल डेफिनेशन एनोड की है कि वो इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन हो रही हो उसको हम बोलते हैं एनोड। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन का मतलब ये होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वहां वो इलेक्ट्रोड जहां पे इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा हो, यानी एटम वहां जाके अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे, उस इलेक्ट्रोड को आप एनोड इलेक्ट्रोड बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाती है कैथोड। कैथोड क्या है, द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन अकर्स इज कॉल्ड कैथोड। रिडक्शन क्या होता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे होते हैं, ठीक है। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। तो ऐसी इलेक्ट्रोड जहां पे रिडक्शन हो रही है, जहां पे इलेक्ट्रॉन मिल रहे हों, उसको आप कैथोड बोलते हैं, ठीक है। ये एनोड और कैथोड का फर्क आ गया। एनोड और कैथोड दोनों एक दूसरे के अपोजिट होती हैं और दोनों का डिफरेंस भी आपको समझा दिया, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन हो रही होती है, ठीक है। उसके अलावा जो आपके इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स होते हैं और जो गैल्वेनिक सेल्स होते हैं, जैसे बैटरी हो गई, तो उसमें एनोड आपकी नेगेटिव होती है, ठीक है। यहाँ पे एनोड हमारी पॉजिटिव है, तो वहाँ पे एनोड नेगेटिव हो जाती है और कैथोड पॉजिटिव हो जाती है, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन अपोजिट हो जाते हैं। एनोड पे रिडक्शन हो रही होती है और कैथोड पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से उसकी पोलैरिटीज चेंज हो जाती हैं। कन्वेंशनली द करंट फ्लो इन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कैथोड टू एनोड। कन्वेंशनली क्या होता है, जो करंट फ्लो होता है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में, वो कहाँ से फ्लो होता है, कैथोड से एंटर होता है और एनोड से निकलता है, ठीक है। यानी एनोड पे लीव करता है। जो इलेक्ट्रिक करंट के जो चार्जिंग जैसे करंट है, इलेक्ट्रॉन है, वो कैथोड इलेक्ट्रोड से सॉल्यूशन में आएंगे, उस सॉल्यूशन को क्रॉस करते हुए एनोड इलेक्ट्रोड से वो वापस चले जाएंगे, ठीक है। ये हो रहा होगा। ओके गाइस, इलेक्ट्रोलिसिस देख लेते हैं। किसका है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड, ठीक है। क्यूप्रिक क्लोराइड का हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, सेल जैसे ये आपके पास बीकर है, ठीक है। दिस इज बीकर, ठीक है। ये बीकर है, उसमें कुछ इलेक्ट्रोड्स हैं। एक इलेक्ट्रोड ये रही, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड है आपके पास। दूसरी इलेक्ट्रोड आपके पास ये रही, ठीक है। ये दो इलेक्ट्रोड्स हैं और जो कि वायर से कनेक्ट हैं थ्रू इलेक्ट्रिक सोर्स, जो कि आपके पास कोई बैटरी होगी या कोई भी इलेक्ट्रिक सोर्स होगी। ये वायर्स दोनों इलेक्ट्रोड से कनेक्टेड है, ठीक है, ताकि इलेक्ट्रिकल कनेक्शन को कंप्लीट कर रही है। ये बेसिकली कंस्ट्रक्शन होती है एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ अ मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ क्यूप्रिक क्लोराइड। मॉडरेटली कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस कि जो इसका सॉल्यूशन है, यानी जो इलेक्ट्रोड जिस पानी में है, वो पानी किसका है, CuCl2 का है, ठीक है। यानी CuCl2 उस पानी में डिसॉल्व हुआ हुआ है। CuCl2 इज कंपोज्ड ऑफ आयंस, ठीक है। जब CuCl2 एक्वस CuCl2 डिकम्पोज होगा तो किस में टूटेगा, Cu+2 में टूटेगा और 2Cl नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है। Cu+2 और 2Cl नेगेटिव, यहाँ पे ये माइनस लगा हुआ है इसके, ठीक है। Okay, it may precisely be represented as Cu+2 Cl negative on dissolving in water। जब ये डिसॉल्व होगा तो ये रिएक्शन ऐसा आपको शो हो रहा होगा, ठीक है। These ions are free to move around randomly among water molecules। ये आयंस जब वाटर मॉलिक्यूल में डिसोसिएट होंगे तो इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया गया होगा। नो इलेक्ट्रिक करंट इज बीइंग पास्ड, ठीक है। जब इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं किया तो ये आयंस कहीं पे भी अपनी मर्जी से मूव कर रहे होंगे, क्योंकि फ्री है मोशन, ठीक है। हमने पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा था, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो अपनी ही डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं, किसी भी डायरेक्शन में,
ठीक है। एज सून एज द इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवाएंगे द मूवमेंट ऑफ दीज आयन बिगिंस टू टेक प्लेस, यानी इस आयन की मूवमेंट क्या होगी, अब उस जगह पे जाएगी जहां पे उनको जाना चाहिए। ठीक है, Cu+2 आयंस यानी प्लस का 2 आयन है यानी कैट आयन है, वो कहाँ जाएगा, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, यानी Cu+2 किस तरफ जा रहा है, नेगेटिव साइड पे जा रहा है, यानी इस वाली इलेक्ट्रोड पे जा रहा है। ठीक है, अगर हम डायग्राम में देखें तो Cu+2 लेफ्ट साइड वाली इलेक्ट्रोड की तरफ जा रहा है, यानी वहां पे ये क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, यानी यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव क्या हुई, कैथोड हो गई। ठीक है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड हमारी कैथोड हो गई। ठीक है, माइग्रेट्स टूवर्ड कैथोड, Cu+2 आयन माइग्रेट्स टूवर्ड कैथोड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। एंड Cl नेगेटिव आयंस टूवर्ड एनोड, और जो Cl नेगेटिव, 2 Cl नेगेटिव आयन है, एक Cl नेगेटिव आयन ये रहा जो कि राइट साइड पे जा रहा है, दूसरा Cl नेगेटिव आयन नीचे रहा जो कि ये भी राइट साइड पे ही जा रहा है, क्योंकि एनोड पे इनको, इन दोनों को जाना है। और एनोड पे क्यों जा रहे हैं, क्योंकि Cl नेगेटिव है और Cl नेगेटिव चीज हमेशा पॉजिटिव इलेक्ट्रोड पे जाएगी। एट कैथोड Cu+2 आयंस आर डिस्चार्ज्ड। ठीक है, जो Cu+2 होंगे वो डिस्चार्ज होंगे एस कॉपर एटम, यानी Cu+2 जब इस नेगेटिव यानी कैथोड पे जाएगा तो वहां पे 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। 2 क्यों लेगा, क्योंकि Cu+2 है, यानी इसको 2 चार्ज की कमी, +2 का मतलब इसके पास से 2 चार्ज की कमी है, तो ये वहां से 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को क्या कर देगा, न्यूट्रल, Cu मेटल यानी एटम बना देगा। ठीक है, तो कैथोड पे क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब वहां पे जहां पे इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, रिडक्शन वहां होती है। ठीक है, बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो Cu+2 आयंस है आर डिस्चार्ज एज कॉपर एटम बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन, यानी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। इसी तरह रिडक्शन कैथोड पे हुई तो कैथोड नेगेटिव हो गई, जहां रिडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव होता है, जहां ऑक्सीडेशन होती है वो इलेक्ट्रोड पॉजिटिव होता है। At anode, Cl negative ions are discharged as Cl2 gas by the loss of electron। जो at anode है, एनोड आपके पास ये रही, ठीक है, ये वाली जो इलेक्ट्रोड है राइट हैंड साइड वाली, उस एनोड पे, उस इलेक्ट्रोड पे Cl नेगेटिव आयंस डिस्चार्ज होंगे और अपने आप को Cl2 गैस कर लेंगे। 2 Cl नेगेटिव मतलब 2 Cl नेगेटिव है, यानी एक Cl के पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी, तो 2 Cl हो गए तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, 2 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। ठीक है, सॉरी नेगेटिव है ना, तो इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इनके पास एक्स्ट्रा हो गए। ठीक है, तो सॉरी नेगेटिव का मतलब होता है, यानी माइनस का साइन का मतलब होता है कि उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो 2 Cl है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो एनोड पे जाके वो क्या कर रहे हैं, अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं और खुद को Cl2 बना रहे हैं, यानी क्लोरीन बना रहे हैं और स्टेबल मॉलिक्यूल बना रहे हैं अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, Cl2 गैस कैसे बन रही है, बाय द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। ठीक है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास ऑक्सीडेशन कहलाता है। Thus the reaction taking place in the electrolytic cell are oxidation reduction reaction। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में रिएक्शन हो रहे हैं वो आपके पास ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन से हो रहे हैं। ठीक है, जिसको हम रिडॉक्स रिएक्शन भी बोलते हैं। रिडॉक्स इन दोनों का मिक्सचर होता है, किसी भी जगह ऑक्सीडेशन अकेले नहीं होती, ना ही रिडक्शन रिएक्शन अकेले होता है, ये दोनों रिएक्शन एक ही वक्त में होते हैं, जिसको हम नाम दे देते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। By combining the electrode reaction, the overall reaction of the electrolysis is obtained। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दें, ठीक है, कौन सा रिएक्शन, Cu2++2e रिडक्शन एट कैथोड वाला रिएक्शन और ऑक्सीडेशन एट एनोड वाला, इन दोनों को अगर हम ऐड करवाएं तो 2 इलेक्ट्रॉन प्लस के माइनस के 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और Cu+2 जब रिएक्ट होगा 2Cl नेगेटिव के साथ तो Cu+Cl2 बना देगा। इसी तरह CuCl2 जब डिसोसिएट हो सकता है तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Cu और Cl2 में। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पे CuCl2 की इलेक्ट्रोलिसिस किया गया है, और इसका मतलब ये है जब सारे आयंस ओरिजिनली प्रेजेंट हो जाएंगे न्यूट्रल पार्टिकल में, जितने भी सारे पॉजिटिव नेगेटिव के आयंस न्यूट्रल हो जाएंगे, तब आपके पास कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करने की पहली कंडीशन ये होती है कि उसमें आयंस होने चाहिए। ठीक है, यानी करंट वहां फ्लो करता है, उस सॉल्यूशन में फ्लो करता है जहां पे उसको आयंस मिलते हैं। ठीक है, जब सारे आयंस ही इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए न्यूट्रल हो जाएंगे, जब कोई आयन ही नहीं बचेगा तो इलेक्ट्रिक करंट भी उसमें से पास नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके,
अब आपके पास एक टर्म आती है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, इलेक्ट्रोड हमने पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड आपके पास कैथोड होती है, नेचर उसकी पढ़ी हमने, कैथोड होती है, एनोड होती है। अब ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है? बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रोड की कि वो या तो गेन करेगा या फिर लूज करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, या तो इसके पास इलेक्ट्रॉन को लॉस होगा या फिर गेन होगा, तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। यानी कि किसी भी इलेक्ट्रोड की इतनी टेंडेंसी है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सके और लूज कर सके, तो उस पोटेंशियल, उस टेंडेंसी को हम इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल बोलते हैं। ठीक है, और ये कैलकुलेट कैसे होता है? बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन मेटल एंड अ सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अगर हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करें बैटरी के साथ और उसका रिजल्ट हम चेक करें वोल्ट मीटर से, सॉरी पोटेंशियोमीटर को कनेक्ट करें या वोल्ट मीटर को कनेक्ट करें, तो अगर हम उसका रिजल्ट देखें कुछ ना कुछ आपके पास रीडिंग आएगी, वो आपके पास मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा। ठीक है, वो कैसे आता है कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन आपके पास होना चाहिए। यानी अगर आपके पास कॉपर का मेटल का इलेक्ट्रोड है तो आपके पास कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होना चाहिए, और उस कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में वो मेटल डिप होना चाहिए, तब जाके आपके पास उसका इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल आपको मिलेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किसी भी एक इलेक्ट्रोड का अकेले हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए, और जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, उस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कंसिडर करते हैं जीरो। ठीक है, जो हमारे पास रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट जिसको हमने करनी है। ठीक है, रिलेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जिसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वो जिसके जरिए हम अपनी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर सकते हैं अपने मेटल के इलेक्ट्रोड की। ठीक है, तो आपके पास एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होना चाहिए, और हम उसको हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसिडर करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन इज कॉमनली यूज्ड एज रेफरेंस इलेक्ट्रोड एंड द वैल्यू ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज कंसिडर्ड एंड अज्यूम्ड एज जीरो। ठीक है, हम इसको इमेजिन करते हैं कि ये जीरो ही है, और इसकी बेसिस पे हम दूसरों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे होते। ठीक है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर किस क्वांटिटी में करते हैं? वोल्ट्स में कंसिडर कर रहे होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की जो रीडिंग है, जो आंसर आता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो वोल्ट्स में आता है। ठीक है, उसके अलावा इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, ये डिपेंड नहीं करती कितनी भी कंसनट्रेटेड हो, कितना भी डाइल्यूटेड हो, या कितनी क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट है, सॉल्यूशन में सॉल्ट कितना डाला था, कितना नहीं डाला था, ये उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती ये इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको शी पढ़ते हैं। ठीक है, SHE विच इज द एब्रिविएशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दूसरे मेटल की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, उसके लिए हमें एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल चाहिए। तो बेसिकली ये जो है आपके पास प्राइमरी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड कहलाता है। ठीक है, और ये कंसिस्ट करता है एक प्लेटिनियम वायर के ऊपर। ठीक है, जो आपके पास वायर जा रहा है प्लेटिनियम का, वायर ले लें या स्ट्रिप ले लें, और वो स्ट्रिप जो है कवर होती है प्लेटिनियम ब्लैक। ठीक है, एक प्लेटिनियम ब्लैक फॉइल से, और उसके अंदर हम एक एसिड का सॉल्यूशन डालते हैं, या तो मोस्टली हम H2SO4 डाल देंगे या HCl सॉल्यूशन में हम डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा कि ये हम इस प्लेट को, बेसिकली ये वायर को हम डिप कराएंगे उस सॉल्यूशन में। ठीक है, 1 मोलर यानी उसकी मोलैरिटी 1 मोलैरिटी सॉल्यूशन होगा, और जो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हाइड्रोजन गैस को पास करवाएंगे। ठीक है, ये ट्यूब में हाइड्रोजन गैस को हम यहाँ से पास करवाएंगे। अब जब हाइड्रोजन गैस को हम पास करवाएंगे तो प्लेटिनियम ब्लैक जो फॉइल चढ़ा हुआ है वो हाइड्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर लेगा, वो एक तरीके से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोड बन जाएगी। ठीक है, और जब हमने गैस पास करवाई 1 atm प्रेशर, ठीक है, जब हम गैस पास करवा रहे हैं हाइड्रोजन की 1 atm प्रेशर के ऊपर, तो जो प्लेटिनियम फॉइल है वायर से अटैच है, वो इमर्स भी है 1 मोलर सॉल्यूशन में, उसका टेम्परेचर कितना है, 125 डिग्री। तब जाके जो आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप इसको कंसिडर करोगे, उसको बढ़ेंगे स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, किस कंडीशन में? जब हम इतने टेम्परेचर प्रेशर के ऊपर हाइड्रोजन गैस पास करवाएंगे तब। द पोटेंशियल ऑफ SHE इज आर्बिट्ररी फिक्स्ड एज जीरो। इसका मतलब आर्बिट्ररीली ये है कि हमने अपने ही अंदाजे से, यानी अपनी ही सिंप्लीफिकेशन के लिए, अपनी ईज के लिए इसको कंसिडर कर लिया है जीरो। ठीक है, ताकि हम दूसरे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स को इजीली कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, हमें तो नहीं पता ना कि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है। ठीक है, हम क्या पता हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कुछ ना कुछ हो।
ठीक है, हमें नहीं पता तो हम किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो किसी बाकी सब का जानने के लिए हमें किसी एक का जीरो करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक मेथड है कि बाकी सब की वैल्यूज को देखने के लिए आप किसी एक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या किसी भी एक चीज को जीरो करना पड़ेगा ताकि आप दूसरी चीजों को कैलकुलेट कर सको। ठीक है, हमारी असम्पशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है हमारे पास ये बेसिकली एक हाफ सेल है। हाफ सेल मतलब वो सेल जो जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने पढ़ा था उसमें आपके पास दो इलेक्ट्रोड होते थे, एक कैथोड एक एनोड। वो दोनों के दोनों हाफ सेल्स होते हैं, कैथोड भी हाफ सेल है, एनोड भी हाफ सेल है। इसी तरह यहाँ हाइड्रोजन भी एक हाफ सेल है। अब ये हाफ सेल किसी दूसरे मेटल के हाफ सेल के साथ मिलेगा तो एक प्रॉपर फुल सेल बन जाएगा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और उस सेल से हम दूसरे मेटल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक कैसे कैलकुलेट होता है आपके पास? इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक अ वोल्टेक सेल इज कंस्ट्रक्टेड। वोल्टेक सेल बेसिकली आपके पास दो हाफ सेल्स का मिक्सचर कहलाता है, यानी दो हाफ सेल्स मिलेंगे तो आपके पास एक वोल्टेक सेल बनेगा। ठीक है, बाय जिंक इलेक्ट्रोड अ जिंक स्ट्रिप डिप्ड इन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट, यानी जिंक की जो स्ट्रिप है वो किस में डिसॉल्व हुई हुई है? 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ जिंक सल्फेट में। एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, उसके अलावा दूसरी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है आपके पास, एक जिंक इलेक्ट्रोड है, दूसरा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। सॉल्ट ब्रिज क्या चीज है? सॉल्ट ब्रिज इज मेड ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विच इज फील लाइक जेली which completes the circuit between half cells and prevents mixing of solution। ये आपके पास एक सॉल्ट ब्रिज है। ठीक है, ये आपके पास एक सॉल्ट ब्रिज है जो कि इस कनेक्शन यानी दो हाफ सेल्स को कनेक्ट कर रहा है एक दूसरे के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज किससे मेड होता है, यानी उसकी जो कंपोजिशन है सॉल्ट ब्रिज की वो पोटेशियम क्लोराइड है। याद रखिएगा, एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है कि सॉल्ट ब्रिज किससे बनता है, और उसके अलावा ये इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, थोड़ा जेली लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज की जेली लाइक है। ठीक है, जेली लाइक होता है। उसके अलावा जो है सॉल्ट ब्रिज करता क्या है, ये दो हाफ सेल्स को कनेक्ट करता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। और उसके अलावा इसका मेजर फंक्शन क्या होता है, ये प्रिवेंट करता है दोनों सॉल्यूशन को मिक्स होने से। ठीक है, मिक्स नहीं करने देता दोनों सॉल्यूशंस को। ठीक है, अगर हम इस डायग्राम को देखें तो यहाँ पे आपके पास दोनों हाफ सेल्स हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक करंट से जो है कहती है दोनों तरफ की इंडिकेशन हो रही है कि या तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यूँ फ्लो करेगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेफ्ट जिंक से प्लेटिनियम की तरफ जाएगा, यानी हाइड्रोजन की तरफ जाएगा। पोटेंशियोमीटर यहाँ पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, यानी इस इलेक्ट्रोड की वैल्यू कैलकुलेट करेगा, क्योंकि हमने जिंक की कैलकुलेट करनी है, हाइड्रोजन की हमने 0 सपोज करी हुई है। ठीक है, द पोटेंशियोमीटर रीडिंग गिव्स द EMF ऑफ द सेल, यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी जो आपसे उसको पोटेंशियल मिला उसको कितना मिला, 0.76 वोल्ट्स। ठीक है, सिंस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हैज द पोटेंशियल ऑफ 0 वोल्ट, और हमें ये पता है कि जो हमारा हाइड्रोजन है उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है 0, तो इस हिसाब से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमें पोटेंशियोमीटर दे रहा है वो किसका होगा, जिंक का। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कंसीडर करा है हाइड्रोजन का 0, तो जो बचा वो क्या हुआ, जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हैंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक इज 0.76 वोल्ट। ओके, 0.76 जिंक इलेक्ट्रोड माइनस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू 0.76 वोल्ट, तो यानी जिंक का आपके पास टोटल सर्किट इलेक्ट्रोड ये आ गया। इन एक्सटर्नल सर्किट इट इज ऑब्जर्व दैट द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम जिंक टू हाइड्रोजन। अगर हम इसे दूसरे सर्किट से इसको चेक करें या दूसरे मेथड कुछ इंस्ट्रूमेंट से इसको देखें तो हमें वह पता चल रहा है कि जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं वो जिंक से जा रहे हैं हाइड्रोजन के पास। ठीक है, तो यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और जिंक अपने आप को क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज कर रहा है। ठीक है, यानी जिंक से इलेक्ट्रॉन निकले, जिंक है मेटल है सिंपल एटम है, इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, किसमें कन्वर्ट हो गया, जिंक +2 में। ये हाफ सेल को लिखने का तरीका है। ठीक है, जिंक यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये ऑक्सीडाइजिंग है, और यहाँ पे ये लिखने का तरीका रिडक्शन को शो कर रहा है, हाइड्रोजन रिडक्शन हो रही है हाइड्रोजन की। ठीक है, अब हम देख लेते हैं कि Zn, ठीक है, Zn कन्वर्ट हो रहा है Zn +2 में, यानी अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को वो, ये 2 इलेक्ट्रॉन, 2 नीचे है इलेक्ट्रॉन ऊपर, 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है और वो दे रहा है हाइड्रोजन को। अब हाइड्रोजन वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को क्या कर रहा है, हाइड्रोजन आयन इलेक्ट्रॉन लेके अपने आप को स्टेबल बना रहा है और हाइड्रोजन कन्वर्ट कर रहा है, यानी हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना दे रहा है जिससे वो स्टेबल हो रहा है। ठीक है, thus it concludes that the electrons
मस्ट हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम जिंक, यानी अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो हमें ये पता चले कि इलेक्ट्रॉन जिंक में से निकल रहा है एंड इट इज ऑक्सीडाइज। जब इलेक्ट्रॉन जिस जगह से निकलते हैं वो ऑक्सीडाइज होती है, यानी जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो ऑक्सीडेशन कर रहा होता है। एंड इट इज एनोड, तो इसका मतलब जहां ऑक्सीडेशन होती है वहां उस हम इलेक्ट्रोड को क्या पढ़ते हैं, एनोड। ठीक है, तो यानी जो हमारी जिंक है वो यहाँ क्या हुई, एनोड की तरह बिहेव कर रही है हमारी जिंक इलेक्ट्रोड। ठीक है, हमारा जो जिंक इलेक्ट्रोड है वो यहाँ एनोड की तरह बिहेव कर रहा है एंड इट इज नेगेटिव विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की विद रिस्पेक्ट नेगेटिव है। ठीक है, उसके अलावा 10 स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज -0.76 वोल्ट। इसका मतलब इस पे जो रिजल्ट आ रहा है जब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन जिंक ले रहा है तो उस पे जो रिजल्ट आ रहा है वो आ रहा है नेगेटिव के साथ -0.76 वोल्ट। तो इसका मतलब हमारा रिएक्शन उल्टा है, हमने रिएक्शन सीधा करना पड़ेगा। रिएक्शन सीधा करने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन ले नहीं रहा जिंक, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है जिंक। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर देख लिया। तो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज देयरफॉर 0.76। जब रिडक्शन का माइनस में है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना होगा, पॉजिटिव, यानी अपोजिट साइन में होगा, प्लस 0.76। तो रिडक्शन नेगेटिव में है, ऑक्सीडेशन पॉजिटिव में होता है। ठीक है, द नेगेटिव साइन शोज दैट द रिएक्शन एट जिंक इलेक्ट्रोड अकर्स इन अपोजिट डायरेक्शन। जो नेगेटिव साइन हमें प्रीवियस स्लाइड पे मिला था तो -0.76, उससे हमें ये पता चला कि जिंक इलेक्ट्रोड दूसरी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी दूसरी डायरेक्शन में जिंक इलेक्ट्रोड का रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब ये है जिंक इलेक्ट्रोड ऑक्सीडेशन कर रहा है, नॉट रिडक्शन। ऑक्सीडेशन मतलब वहां से अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है और अपने आप को किस में कन्वर्ट कर रहा है, Zn+2 आयन में कन्वर्ट कर रहा है। तो ये ऑक्सीडेशन हुई, और इस पे जो पोटेंशियोमीटर ने रीडिंग नोट करी वो 0.76 वोल्ट मेजर करी है। रिडक्शन टेक प्लेस ऑन हाइड्रोजन। अब जब ऑक्सीडेशन जिंक के पास हो रही है तो रिडक्शन किस जगह होगी, अपोजिट इलेक्ट्रोड पे। ठीक है, अपोजिट इलेक्ट्रोड आपके पास यहाँ क्या है, हाइड्रोजन का है। तो हाइड्रोजन वो 2 इलेक्ट्रॉन जो जिंक निकाल रहा है वो हाइड्रोजन एक्सेप्ट कर लेगा और अपने आप को स्टेबल मॉलिक्यूल बना देगा। और इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम किसकी कंसिडर करते हैं, 0 वोल्ट कंसिडर करते हैं। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट भी कर सकते हो। टोटल इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल कैसे निकलेगा आपके पास, सिंपली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ रिडक्शन प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ऑक्सीडेशन, यानी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड प्लस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड। उन दोनों में आप एनोड की जगह जिंक डैश जिंक+2 लिख दोगे और कैथोड की जगह H+2 और डैश H2 लिख दोगे सिंपली, और वहां पे इन दोनों की वैल्यूज रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे 0.76 + 0, तो आपके पास सिंपली 0.76 वोल्ट आएगा। सेल रिएक्शन क्या है, यानी ओवरऑल सेल रिएक्शन आपके पास सिंपली दोनों सेल्स के रिएक्शन यानी दोनों इलेक्ट्रोड के रिएक्शंस को ऐड कर देना होता है। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करें, जिंक -2 इलेक्ट्रॉन यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन को ऐड करना है और रिडक्शन रिएक्शन को ऐड करना है, दोनों को ऐड करेंगे, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, जिंक+2 H पॉजिटिव हो जाएगा जो कि कन्वर्ट होगा जिंक+2 और H2 मॉलिक्यूल में। ठीक है, और उसका रिडक्शन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कितना है, 0.76, या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.76। जो ये जो 0.76 वोल्ट आया है ये बेसिकली आपके पास जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ गया है। ठीक है, और हमने इसको किससे कैलकुलेट करा है, हमारे रेफरेंस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के जरिए यानी हाइड्रोजन से कैलकुलेट किया है। अब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर देख लेते हैं। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि जहाँ पे एनोड पे काम हो रहा था यहाँ आपके पास रिडक्शन पे काम हो रहा है। ठीक है, कॉपर में रिडक्शन हो रही है जबकि जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही थी। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो सेल को अगर हम देखें तो यहाँ पे आपके पास एक बीकर में HCl है जो कि हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड शो कर रहा है, दूसरा हमारे पास वो हाफ सेल है जिसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, यानी कॉपर का मेटल है इलेक्ट्रोड और उसका हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हमें कैसे पता चला कि कॉपर कैथोड है, ठीक है, और ये हाइड्रोजन एनोड है, हमें ये ऐसे पता चला है जब हमने इसका रिएक्शन कराया। ठीक है, पहले हमने रिएक्शन कराया था कि कॉपर है हमारे पास सिंपल, जब वो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास से निकाल रहा है तो सिंपली वो Cu+2 में हो रहा है। ठीक है, और उस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा था वो -0.34 आ रहा था। अगर मैं इसका प्रीवियस रिएक्शन लिखूं तो ये होगा Cu
जब अपने पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, Cu2 प्लस में, ठीक है, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, यानी उसने 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। इस पे जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आया था वो -0.3 वोल्ट आया, 34 वोल्ट आया था, ठीक है। तो ये माइनस में जब आ गया इसका मतलब नेगेटिव साइन ये बता रहा था कि जो हमने ये रिएक्शन किया है ये हमने उलट रिएक्शन कर दिया है। इसका जो रियल रिएक्शन होना चाहिए था वो ये होना चाहिए था, जो कि सही रिएक्शन है, ठीक। ऑक्सीडेशन वे नेगेटिव में आ रही थी, जब हम रिडक्शन करी तो हमारी वैल्यू पॉजिटिव में आ गई। इसका मतलब हमारे रिएक्शन रिडक्शन वाला सही है, यानी कॉपर पे रिडक्शन हो रही है। कॉपर आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है और खुद को Cu में कन्वर्ट कर रहा है, तो इस हिसाब से जहां रिडक्शन होती है वो इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड होता है, ठीक है। इसी तरह जब ये कैथोड हो गया तो दूसरा अपोजिट ऑब्वियसली एनोड कहलाएगा। तो हाइड्रोजन हमारा एनोड हो गया और हाइड्रोजन हमारे पास से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल रहा है, ठीक है। और यहाँ से एनोड से कैथोड इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। एनोड से कैथोड पे इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं। सॉल्ट ब्रिज वही सेम है जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेसिकली कनेक्शन को कंप्लीट करता है और सॉल्यूशन को मिक्स होने नहीं देता, ठीक है। और यहाँ पे जो सॉल्ट है वो आपके पास CuSO4 है। सिंपली रिडक्शन रिएक्शन आपके पास ऑक्सीडेशन एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, और जब आप इन दोनों में ये चीज़ें ऐड करवाएंगे ओवरऑल रिएक्शन में Cu2+ और 2 इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन के साथ, तो सिंपली आपके पास सिंपल वही जैसे जिंक में 2 रिएक्शंस बने थे वैसे ही आपके पास यहाँ पे भी रिएक्शंस बन जाएंगे Cu+2 प्लस हाइड्रोजन, और वो रिएक्ट हो जाएगा किसमें, Cu+2H पॉजिटिव में, ठीक है। ये रिएक्शन उसका बन जाएगा, उसके आगे 0.34 वोल्ट लिख देंगे तो सिंपली आपके पास इसका रिएक्शन आ जाएगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ऑफ ECS, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या ECS। अब ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का मतलब ये है कि ये सारे सीरीज हैं जिसमें हमें पता चलता है कि बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हर मेटल का क्या है, ठीक है। कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर की रिडक्शन हो रही थी, ठीक है। कॉपर का कितना था, 0.34 था। रिडक्शन मतलब उसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। इसी तरह अगर हम जिंक की बात करें तो जिंक में भी क्या हो रही है, जिंक में ऑक्सीडेशन हो रही थी, ठीक है। जिंक कन्वर्ट कर रहा था +2 में, लेकिन यहाँ पे रिडक्शन दिखा रहे हैं। अब ये क्यों दिखा रहे हैं, हम इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को पढ़ते हैं और इसका क्या रीजन है दिखाने का, हम वो आगे देखते हैं, ठीक है। Metals above hydrogen in ECS undergoes reduction in the comparison cell। अगर हम हाइड्रोजन कहाँ है, हाइड्रोजन हमारा ये रहा, ठीक है। ये हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, जो हमारा हाइड्रोजन है ये हमें बिल्कुल बीच में। अब हम बोल रहे हैं कि above hydrogen in ECS undergoes reduction in the comparison cell। जो हाइड्रोजन जिससे जितने भी ऊपर वाले हैं प्लस वाले वो क्या हैं, रिडक्शन करते हैं, ठीक है। अभी हमने कॉपर में देखा कि वहाँ रिडक्शन हो रही थी, तो इसका मतलब उसका वो कैथोड था, ठीक है। तो यानी दे आर कैथोड, ठीक है। हम वेरीफाई भी हो रहा है यहाँ पे जो हमने पीछे पढ़ा कि हमारा वो 0.34 वोल्ट रिडक्शन करने पे आ रहे थे प्लस में, तो इसका मतलब कैथोड हुआ वो। मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन अंडरगोस ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ये है कि जो हाइड्रोजन है उसके नीचे जितने भी मेटल्स हैं, जैसे निकल हो गया, फेरस हो गया, जिंक हो गया, और H2O हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, तो ये जितने भी सारे हैं आपके पास हाइड्रोजन से नीचे, ये सब के सब क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन हमेशा अपोजिट होता है। ये नेगेटिव में क्यों दिखा रहे हैं, अब मैं आपको समझा देता हूँ कि सिंप्लिसिटी के लिए सारे मेटल्स को हम रिडक्शन रिएक्शन शो करवा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये है सारे मेटल्स में हम रिडक्शन रिएक्शन शो करवा रहे हैं, रिडक्शन हाफ रिएक्शन, ठीक है। यानी यहाँ पे हर रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा होगा रिएक्टेंट साइड पे। बट जिंक के केस में अपोजिट होता है। जब अपोजिट होता है इसी वजह से उसके ऊपर -0.76 वोल्ट आता है, लेकिन हम क्या लिखते हैं, +0.76 वोल्ट लिखते हैं, तो इसका मतलब उसमें ऑक्सीडेशन ही हो रही होती है। यहाँ पे भी सही लिखा है और हमने जो पढ़ा है वो भी सही है। ऑक्सीडेशन पे जो वैल्यू आती है वो +0.76 आती है, और जो रिडक्शन पे वैल्यू आती है वो -0.76 आती है, तो कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसी तरह अगर हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन लिखेंगे तो कॉपर में फिर -0.34 आ रहा होगा और जिंक में +0.76 आ रहा होगा, ठीक है। तो फिर उसका अपोजिट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं होगा, ठीक है। जो हमने पीछे पढ़ा वही सही पढ़ा है, और जहां पे ये जो लिखा हुआ है ये भी बिल्कुल सही लिखा है, सिर्फ समझने की बात है। मेटल्स प्लेस्ड बिलो हाइड्रोजन अंडरगोज ऑक्सीडेशन। जो मेटल्स हाइड्रोजन के नीचे हैं वो सारे क्या कर रहे हैं, ऑक्सीडेशन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ रिडक्शन हो रही है जिसकी वजह से इसके साइंस भी नेगेटिव आ रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन ही होनी है बेसिकली, और ये सारे क्या होंगे, एनोड होंगे। और हमने जिंक में पढ़ा था कि जिंक इलेक्ट्रोड क्या है, हमारा एनोड है,
ठीक है, बिल्कुल सही पढ़ा था हमने। सेकंड पॉइंट, whether or not the electrode reaction will occur spontaneously when electrode is connected to hydrogen electrode। जब भी इलेक्ट्रोड रिएक्शन होगा, खुद ब खुद होगा जब भी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसी दूसरे रिलेटिव इलेक्ट्रोड के साथ कनेक्ट होगा, ठीक है। और इनफ्रेड फ्रॉम द साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और ये बेसिकली साइन ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर बेस नहीं कर रहा एक तरीके से। लेट सपोज अगर हम इसको देखें, इफ इट इज पॉजिटिव द रिएक्शन इज अकर एज रिटन एंड डायरेक्टेड विल एक्ट एज एनोड। अगर आपके पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है तो रिएक्शन वैसे ही जो लिखा है हमने वो बिल्कुल वैसे ही होगा और वो उसको हम एनोड कंसिडर करेंगे, ठीक है। हमने जब जिंक में लिखा था रिएक्शन तो हमारे पास नेगेटिव में आ रहा था, ठीक है। यानी अगर हम दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं, इफ द साइन इज नेगेटिव, ठीक है। जब हमने जिंक का किया था तो हमारे पास -0.76 आ रहा था, इसका मतलब वो रिएक्शन रिवर्स में होगा, ठीक है। यानी वो रिएक्शन रिवर्स में होगा, द रिवर्स रिएक्शन विल अकर एंड इट विल बी कैथोड। तो इसका मतलब वो आपके पास कैथोड कहलाएगा एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड इज एनोड, ठीक है। इस केस में वो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड कहलाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर आपके पास रिजल्ट पॉजिटिव में आ रहा है तो इसका मतलब रिएक्शन वैसे ही होगा और आपके जो रिएक्शन हुआ है वो उस मेटल को हम एनोड कंसिडर करेंगे और हाइड्रोजन उस केस में कैथोड कहलाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया पॉइंट? ओके। थर्ड पॉइंट, in ECS electrochemical series there is decreasing tendency from top to bottom to gain electron। अगर हम इस सीरीज को देखें तो अगर हम टॉप टू बॉटम जाएं, टॉप टू बॉटम का मतलब ये है सबसे टॉप पे लिथियम फ्लोरीन है, ठीक है, F2 है, इसका मतलब 2.87 है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है, ये इसको सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश है, ठीक है। सबसे ज्यादा इस बंदे को यानी इस एटम को इलेक्ट्रॉन की ख्वाहिश है, तो ये क्या है, सबसे हाईएस्ट पोजीशन पे। उसके बाद Mn की है, क्लोरीन की है, Cr की है, ऑक्सीजन की है, ब्रोमीन की है, नाइट्रोजन की है, और सबसे कम किसकी है, लिथियम की है, ठीक है। क्योंकि लिथियम को इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए, लिथियम चाहता है कि उसका इलेक्ट्रॉन कोई ले ले, सही है। इसी तरह जो ऊपर फ्लोरीन है उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो चाहता है कि मुझे कोई इलेक्ट्रॉन दे दे। तो सबसे ज्यादा टेंडेंसी किसकी है, फ्लोरीन की है, और सबसे कम टेंडेंसी लिथियम की है। Thus lithium is strongest reducing agent। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे कम टेंडेंसी यानी सबसे कम ख्वाहिश लिथियम को इलेक्ट्रॉन लेने की है, तो इसका मतलब लिथियम ऑक्सीडेशन रिएक्शन करेगा। ऑक्सीडेशन मतलब अपने पास से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगा और किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे देगा, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, और दूसरे की रिडक्शन करते हैं, उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। ऐसा एजेंट जो अपनी ऑक्सीडेशन करे और दूसरे की रिडक्शन कर दे उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, और एक ऐसा एजेंट जो खुद की रिडक्शन करे और दूसरे की ऑक्सीडेशन कर दे उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब यहाँ पे फ्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कैसे, क्योंकि फ्लोरीन अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं सकता, वो किसी से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसका मतलब रिडक्शन रिएक्शन हुआ, और रिडक्शन रिएक्शन खुद ने किया और दूसरे की क्या कर दी, ऑक्सीडेशन कर दी, ठीक है। अब मैं सिंपल से समझा देता हूं आपको, फ्लोरीन है और एक लिथियम है, ठीक है। लिथियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला, ठीक है, लिथियम ने इलेक्ट्रॉन निकाला मींस ऑक्सीडेशन, फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन गेन किया मींस रिडक्शन। तो लिथियम क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन निकालने वाला यानी ऑक्सीडेशन हो गई उसकी, और फ्लोरीन को उसने रिडक्शन करवा दी क्योंकि फ्लोरीन ने वो इलेक्ट्रॉन ले लिया था। तो इस हिसाब से लिथियम आपका ऑक्सीडाइज रिड्यूसिंग एजेंट हुआ स्ट्रॉन्गेस्ट, ठीक है। इसी तरह फ्लोरीन कैसे हुआ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो ऐसे हुआ, फ्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, उसने लिथियम से मांग लिया, जब उसने इलेक्ट्रॉन ले लिया तो उसने अपनी रिडक्शन करी और ऑक्सीडेशन कर दी लिथियम की, तो इस हिसाब से वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ठीक है। थर्ड पॉइंट, मेटल्स आर प्लेस्ड इन ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, ऑल मेटल्स बिलो हाइड्रोजन हैव नेगेटिव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इसका मतलब यह है जितने भी मेटल्स हैं वो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, सबसे रिएक्टिविटी के ऊपर प्लेस कर रहे हैं। सबसे पहले ज्यादा रिएक्टिव फ्लोरीन है, फिर Mn है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव आपके पास बेसिकली लिथियम है, ठीक है। लिथियम सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है किसी भी पीरियोडिक, मतलब एक पीरियोडिक टेबल में लिथियम सबसे हाईली रिएक्टिव मेटल है कि अपने पास से वो इलेक्ट्रॉन किसी भी सूरत में गिराना चाहता है, ठीक है, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑल मेटल्स बिलो हैव नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जितने भी हाइड्रोजन से नीचे के सारे हैं उन सबके पास नेगेटिव का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है, ठीक है।
इस लेक्चर में हमने इलेक्ट्रोड केमिकल सीरीज तक पढ़ा है। उसके बाद हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना ऑक्सीडेशन नंबर को देखेंगे। उसके अलावा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस क्या होते हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। फिर इंडिकेटर्स क्या होते हैं फर्दर उसको भी हम देखेंगे। और फाइनली फिर हमारे पास फोर्थ लेक्चर हमारा है जिसमें हम बफर सॉल्यूशन ये सारी चीज़ों को कवर कर रहे होंगे। पीएच को भी देखेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में कोई भी आपको कोई इशू आता है, कुछ समझ नहीं आता, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। So if you have any queries related to any topic or any chapter, you can contact us on Gmail ID, or as well as you can contact us on WhatsApp number. And also, if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section box and we will answer your queries. Kindly subscribe and like and share our video. Thank you so much. Don't forget to share, like and subscribe our channel. Thank you so much.